लाइफ की जर्नी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैपुचिनो वाले आदमी हो कि इंडियन मसाला चाय वाले आदमी हो। एक रिकी मार्टिन करके सिंगर हुआ करते थे, यस यस, स्पेनिश सिंगर हुआ करते थे, तो मुझे लगता था ये टॉम क्रूज भैया हैं। जेन्युइनली मुझे लगता था कि टॉम क्रूज भैया यही हैं। बहुत ही आयरॉनिक है ना कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको इंग्लिश आना ज़रूरी था। 2010 की मैं बात बताऊं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मेनली तो सोच ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के 2 महान एक्टर हैं, एक इरफान खान साहब और एक ओम पुरी साहब, और मुझे मौका मिला दोनों के साथ काम करने का। मैंने तुम्बाड़ बनाने के लिए मेरी प्रॉपर्टी बेची है, वो मुझे कोई रिग्रेट नहीं। मैं रियल एस्टेट से हूँ सर, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट तुम्बाड़। He was Bhima Bharti, the Chief Minister of Bihar in the popular web series Maharani. Maharani made Soham Shah a household name. Before that, he was an enterprising stockbroker in The Ship of Theseus, an adaptation of a Greek paradox which won the National Award for the Best Film in 2014. In Talwar, a stirring real-life murder drama, he played ACP Vedant as a counterfoil to Irfan Khan's joint director Ashwin Kumar. And in the atmospheric folklore horror drama Tumbad, he played a greedy Vinayak Rao. In real life, Shah was a real estate businessman in Sri Ganganagar in Rajasthan. Shah wears his humble small town origin on his sleeve and is an unabashed fan of Shah Rukh Khan. Shah is with us today on our show at 4 Parliament Street for what promises to be a fun and engaging conversation about his life, work and Bollywood. सोहम, आपका स्वागत है पीटीआई में। थैंक यू सर बुलाने के लिए। और मुझे नॉलेज नहीं थी, आपने मुझे बताया कि पीटीआई कब से वर्क कर रहा है और क्या चीज़ है, तो मैं तो आपका मुरीद हो गया हूँ, फैन हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस वर्ड्स। सोहम का मतलब है आपसे हम। जी जी, वैसे आपसे हम हैं, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। आपसे हम हैं सर, न्यूज़पेपर नहीं होते, न्यूज़ नहीं होती तो कहाँ दुनिया ही नहीं चल पाती। तो आप अपने बारे में बताइए। श्री गंगानगर से मुंबई, और आप एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो बहुत रेयर होते हैं कि जो एक्टर्स जो होते हैं प्रोड्यूसर बन जाते हैं। आमिर खान एक हैं, बताइए अपनी जर्नी के बारे में। नहीं सर, वो मतलब आमिर खान भी अलग एग्जाम्पल हैं। वो पहले एक्टर हैं, कामयाब एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं, फिर उन्होंने प्रोड्यूस करने की सोची। मेरी जैसी जर्नी मुझे मतलब लेकिन वो रियल एस्टेट में नहीं थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब हो सकता है हो या नहीं हो, मुझे मेरी जर्नी बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही यूनिक जर्नी है। बहुत लोग आते हैं फिल्म बनाने के लिए बाहर से, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत प्रोड्यूसर भी आते हैं, बहुत एक्टर भी आते हैं। मतलब जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि पापा पैसे डालेंगे और मैं एक्ट करूँगा, या वो खुद आते हैं पर वो एक फिल्म बनाते हैं और चले जाते हैं। तो इस मायने में मुझे मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगती है कि मैं आया, मतलब जो मेरे फादर थे वो 3,000 रुपये महीना कमाते थे, हम 5 बहन भाई थे। और मुझे याद है कि हमें ये सिखाया गया था कि यार गोलगप्पे नहीं खाने। रेडी आती थी उस समय ना, गोलगप्पे वालों की रेडी आती थी, बहुत पुराने ज़माने के गोलगप्पे या ऐसे कुछ करके। इसलिए नहीं खाने हैं कि आपको आदत लग जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको हम खिला नहीं सकते, एक बार अफोर्ड करते हैं, पर इसलिए नहीं खाने की आदत लग जाएगी। तो आप समझिए कि एक ऐसी फैमिली है जिसको आदत से डर लग रहा है कि गोलगप्पे खाने की आदत लग जाएगी तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे। मैं उस फैमिली से आता हूँ, तो वहाँ से, जबकि मैं मेरे घर में सबसे छोटा था, मुझ पर ऐसा कभी कोई दबाव नहीं था कि तुम कमाओ या तुम आगे बढ़ो, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। पर गरीब घर के बच्चे जो होते हैं ना, मुझे लगता है बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। वो अपने आप देखते हैं कि यार बहनों की शादी होनी है, अपने घर में स्कूटर कब आएगा। तो मैं जब 15-16 साल का होता था, मुझे अच्छे से याद है कि मैं इतना, मेरे मन में होता था कि यार कोई कहीं से गोली मिल जाए जिसको मैं खा लूँ और फट से ऐसे लंबा हो जाऊँ और मैं ऐसा काम करना शुरू कर दूँ कि पैसे कमाने शुरू कर दूँ। मतलब 15-16 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ सर मैं। तो फिर मेरे फादर का कमोडिटी का बिज़नेस होता था, मेरे भाई ने कुछ काम चालू किया, मैं उसे असिस्ट करता था। तो एक बार मेरा भाई पंजाब गया कुछ काम से, तो 6-7 दिन ऐसा गया कि मैंने टेक ओवर कर लिया काम, और उसको बहुत खुशी हुई। मतलब ये उसका बड़प्पन है, उसने कहा कि यार तुम मुझसे बेटर कर रहे हो। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ। फिर ये मतलब मेरा काम ये होता था सर, एक मस्टर्ड होता है, आप लोग समझते हो, राई का एक ऑयल निकलता है और एक खल बनती है। ऑयल तो एडिबल ऑयल होता है, खाने का काम आता है। जो खल होती है वो पशु खाते हैं। तो पंजाब में मस्टर्ड की जो खल होती है, जो सरसों खल बोलते हैं, उसका काम था। मेरा काम होता था, हाँ जी 2 ट्रक खल दे लेना, ये काम होता था मेरा 9 to 9 ये जॉब होता था सर। मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत प्रोग्रेस की। फिर 25 साल की उम्र तक रियल एस्टेट और सब चीज़ें हो गई थी।
मुझे लगता है कि आदमी मेहनत करे और फोकस हो जाए ना तो एक थोड़ी सी वननेस आ जाती है, तो नेचर भी आपकी सुनती है। तो मैंने जो बहुत ही कम वक्फे में ठीक ठाक सी कामयाबी हासिल की। जब आपने फिर एक्टर बनने की कोशिश की तो फैमिली से कुछ क्या रिएक्शन था? फैमिली से सर ये रिएक्शन था कि आपने तो खानदान में कोई नहीं गया फिल्मों में, कैसी बातें कर रहा है, क्या करेगा। और सर मेरा ये होता था कि मैं गंगानगर से बाहर नहीं निकला था। मैं जयपुर जाता तो मेरे घर वालों को टेंशन हो जाती थी कि गुम ना जाए। मतलब बॉम्बे तो हमारे लिए वो शहर होता था कि जिसमें आप सोच रहे हो कि बैग में ड्रग्स डाल देते हैं लोग, आपको फंसा देते हैं। मतलब बॉम्बे के नाम से डर लगता था, वो वाला शहर होता था बॉम्बे। पर वो होता है कि जहाँ चाह वहीं राह, डेस्टिनी सबकी लिखी होती है। तो कन्विंस कैसे किया फिर पेरेंट्स को? एक तो ये था कि अथॉरिटी थी मेरे पास कि मैं काम कर रहा था, मैं कमा रहा था, मैं सक्सेसफुल था। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, आप पर ट्रस्ट किया जाता है। उनकी विश नहीं थी बिल्कुल भी। मेरे फादर की, मेरी मदर की, मेरी मदर तो आज भी कहती है कि यार मारवाड़ी बोलती है, भटा इतो अच्छो काम है, तू के करे है अटा तने कोई जाने ही को नहीं। तो उनके लिए कि गंगानगर में मैं बहुत फेमस हूँ, मेरा काम है, कामयाब हूँ, उनके लिए बॉम्बे में ऐसा लगता है यार तेरे को यहाँ कोई जानता नहीं, तेरे से कोई मिलने वाला नहीं आता, क्योंकि वो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ मिलना जुलना, लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो वो कन्विंस करने में ये था कि घर वालों को तो मैंने कन्विंस कर लिया था। मेरी स्टोरी है कि मैं मैरिड था जब मैं बॉम्बे आना चाहा, तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड था। मेरी वाइफ की उसमें बहुत वो रही है सपोर्ट कि, और जबकि मैं एकदम कंजर्वेटिव फैमिली से आता हूँ कि जहाँ मैं घर का सबसे छोटा लड़का हूँ और मेरी बड़ी बहन चार दीवारी में खड़ी है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं तुम अंदर चलो। क्योंकि एक अजीब सा मैस्कुलिन इतनी टॉक्सिक होती है ना सोसाइटी, वहाँ पर प्रेशर होता है कि आपकी बहन पर कोई लड़का बाहर से क्रॉस कर रहा है, वो बुरी नज़र तो नहीं डाल रहा, और आप हो इतने से पिद्दू से, पर आपने वो प्रेशर ले रखा है जबकि आप सबसे छोटे हो। तो उस टाइप की जगह से आना, मेरी वाइफ का मुझे सपोर्ट करना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पर वो सफ़र भी बहुत मुश्किल था सर। मतलब मेरी सफ़र में कभी ये नहीं रहा कि मुझे ब्रेड एंड बटर की प्रॉब्लम रही है। मैं मेरा सेफ्टी नेट बना के आया था कि यार मैं वो आदमी नहीं था जो कहता था कि यार सड़क पे रहूँगा, वड़ा पाव खाऊँगा। जो करते हैं मैं सल्यूट करता हूँ सर, उनका करेज होता है, पर मेरे में वो करेज था ही नहीं कभी। अगर मैं मेरा सेफ्टी नेट नहीं बना पाता तो मैं आता ही नहीं। That's incredibly honest of you to say that. नहीं, दिस इज़ द ऑनेस्ट आंसर सर, कि मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ भैया, मैं बहुत ही बिजनेसमैन आदमी हूँ। खाना, छत, मेरे बच्चों की परवरिश, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बच्चों के लिए कुछ रुपए, ये मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मेरा शौक़ है। शौक़ है तो इतना शौक़ है कि बाकी का सब कुछ मैं शौक़ के लिए न्यौछावर कर दूंगा। मैंने तुम्बाड़ बनाने के लिए मेरी प्रॉपर्टी बेची है, वो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने इस लाइन में पैसे खोए हैं, और मैं ना पैसों के लिए चीज़ें बनाता हूँ, पर वो जो सिक्योरिटी है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सर। तो मैं वहाँ से, मेरा कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं रहा था कि मेरे सर पे छत कहाँ से आएगी, मेरा रेंट कहाँ से आएगा, वो हमेशा सॉर्टेड था। मेरी प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि मैं फिट इन नहीं फील किया करता था। अंग्रेज़ी नहीं आती जी, अंग्रेज़ी मतलब हमारे लिए दानव हुआ करता था, और मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए दानव हुआ करता था 2010 में स्पेशली। अब तो लैंडस्केप इतनी चेंज हो गई है कि हिंदी कूल हो गई है। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो प्रॉब्लम है। उस समय 2010 की मैं बात बताऊं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मेनली तो सोच ही नहीं सकते, आपको छोटा सा रोल मिल सकता है। वो टाइम था जब वो 6 पैक एब्स वाले बैंड्रा बॉयज़ वैसे हुआ करते थे हीरो। तो और एक अजीब सा कल्चर का शौक़। बहुत ही आयरॉनिक है ना कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपको इंग्लिश आना ज़रूरी था। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2007-8 की बात है। किशोर नमित कपूर करके एक एक्टिंग स्कूल है बॉम्बे में, महाड़ा में। मेरा सबसे पहले यह था कि मैं वहाँ गया था। मुझे गंगानगर में किसी ने एक ब्रोशर दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि वी डोंट मेक कोल्स, वी मेक डायमंड्स। तो और उनका यह था कि उन्होंने ऋतिक रोशन को ट्रेन किया है। तो मैं चला गया वहाँ, ऑटो लेके मैं गया, तो वो जो मेन सर थे वो मुझे मिले। तो मैंने कहा सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो उन्होंने कहा आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो फिर इंग्लिश की क्या ज़रूरत है? ये बात कहने में बहुत आसान लगती है, पर आप वो हवा में फील कर सकते हो कि देयर इज़ अ क्लास डिफरेंस। आज भी मतलब आपको अंग्रेज़ी आती है, आप कितने कम टैलेंटेड हो, आप मतलब बिकॉज कि लैंग्वेज के कारण आपको एक कल्चर में एक्सेस है।
हम जैसे लोगों ने क्या है भाई, 4 इंग्लिश फिल्में देखी थी, वो भी डब। जुरासिक पार्क, टाइटैनिक, ट्रू लाइज। ना मुझे पता मार्लिन ब्रांडो कौन है, ना मुझे पता एल पचिनो कौन है, ना मुझे पता टॉम क्रूज कौन है। ये मैं एकदम आपको सच बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आज ये बात अटपटी सी लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि व्हाट्सएप के साथ हम पैदा हुए हैं, जबकि व्हाट्सएप को 11 साल हुए हैं। आप समझ, एक रिकी मार्टिन करके सिंगर हुआ करते थे, यस यस, स्पेनिश सिंगर हुआ करते थे, तो मुझे लगता था ये टॉम क्रूज भैया हैं। जेन्युइनली मुझे लगता था कि टॉम क्रूज भैया यही हैं। तो कौन टॉम क्रूज, कौन मार्लिन ब्रांडो, किसी आप क्लब में चले जाओ, अब मतलब उस समय ठीक ठाक सी उम्र थी, माशाल्लाह जवान हुआ ही करते थे सर, तो ऐसा सोचा करते थे कि क्लब में चले, वहाँ गाना चल रहा है अंग्रेज़ी, मतलब वी फाउंड लव इन द होपलेस प्लेस और वट एवर। अब अपने को तो बंदे को समझ में नहीं आ रहा सर, वो कहे कि यहाँ पर लगा दो जी तनु काला चश्मा जसदा है। वो काला चश्मा चलता नहीं बॉम्बे में, अब तो फिर काले चश्मे चलने लगे हैं बॉम्बे में। आप ये समझिए, मैं सच कह रहा हूँ आपको, और मैं बहुत सिंसियरिटी से, बहुत सीरियसनेस में बात कहना चाहता हूँ। और आपका प्लेटफॉर्म करेक्ट प्लेटफॉर्म है कि हमें ये सोच बदलनी चाहिए। मैंने बहुत सफ़र किया है, मैंने एक ज़ीरो से हीरो का सफ़र किया मेरी ज़िंदगी में, 15-16 साल की उम्र से 24-25 साल की उम्र तक। बट अंग्रेज़ी नहीं आती, कल्चर नहीं पता। मैंने एक डेकेड ऐसा निकाला है जहाँ आपका एक वो साइंस में ना कुछ हुआ करता था कि वो मेंढक को ना गर्म पानी में रखते हैं और उसका टेम्परेचर ऐसा है। मुझे मेंटल हेल्थ इशू हुए हैं, मैं साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपिस्ट के पास मैं गया हूँ, मैंने 2-2 घंटे थेरेपिस्ट से बात की है। यू आर फीलिंग लेस, यू आर फीलिंग कि आपको कुछ नहीं पता है, आपके नीचे काम करने वाला आदमी आपसे बेहतर है। एक बार मेरी एक एक्टिंग की वर्कशॉप थी, मुझे एक आदमी एक्टिंग सिखाने मेरे फ्लैट में आया हुआ है, मेरा डोमेस्टिक हेल्प परांठे बना रहा है। वो मुझे कहता है कि तेरी सेल्फ इस्टीम तो कम है इतनी कि तू तो लग रहा है हेल्प, और जो परांठे बना रहा है वो लग रहा है राजा। क्योंकि आपके ना एक्सपेक्टेशंस आपसे खुद से, एक तो डेफिनेटली समाज में आपने ये सिपिन किया हुआ है कि यार अंग्रेज़ी आती है तो बढ़िया है, कल्चर की आपको नॉलेज है, आप 4 बातें कर सकते हो, यार आई सॉ दिस फिल्म, ये गाना बहुत अच्छा है या ये अच्छा है। तो आपको लगता है यार आप एलियन हो, आपने कुछ ज़िंदगी में हासिल ही नहीं किया, आपको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, वो और इंग्लिश भी आ भी गई, लेकिन वो आपके एक्सेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना। सर इतना बड़ा एक्सेंट का प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन है ना सर। शेड्यूल है या स्केड्यूल है या मतलब लिटिल, तो आज भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँ। लिटिल होता है, उसका एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है लिटिल। हाँ, आप तो सब कर सकते हैं। तो वो एक प्रोनाउंसिएशन तो अपने आप में एक महाभारत है। आपने प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही किया आपने। वो तो प्रोनाउंसिएशन तो आप समझ लेते हो ना कि इट्स अ फिलॉसफी, इट्स साइकोलॉजी, इट्स नॉट साइकोलॉजी। हमारे तो मतलब है ना कि साइकोलॉजी की क्लास में गया था मैं, तो ब्लैक कुछ ऐसा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक फिल्म आई थी इंग्लिश, मुझे लगता है मतलब सीरीज़ बन सकती है, ट्रिलॉजी बन सकती है कि इंग्लिश के कारण हिंदुस्तान, मतलब अंग्रेज़ चले गए, वो गुलामी आज भी छोड़ गए। मतलब मैं जेन्युइनली सोचा करता था कि मुझे इस बात से कम फ़र्क थी अंग्रेज़ों ने आके हमारे देश को गुलाम किया, मेरे को इस बात से ज़्यादा फ़र्क थी उन्होंने इंग्लिश छोड़ गए, जो हम जैसे लोगों के लिए सब कुछ होते हुए, टैलेंट समझ सब कुछ होते हुए, हम बंधावा महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत मेरी बड़ी जर्नी का पार्ट रहा, जहाँ मुझे हर दिन ये लगता था कि यार मैं बहुत इन्फीरियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और जबकि मैं काम कैसे लोगों के साथ कर रहा हूँ, मतलब शायद वो भी एक कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है कि जो बहुत सुपीरियर है, जो मतलब कह रहे हैं कि VFX, जो कह रहे हैं सिनेमाटोग्राफी है, वो सिनेमाटोग्राफी नहीं है, वो सिनेमाटोग्राफी है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं उठ बैठ रहा हूँ, जो बात कर रहे हैं स्पीलबर्ग की, जो बात कर रहे हैं कि ब्रांडो से अच्छा एक्टर नहीं हुआ कोई। और ये भी डेस्टिनी का पार्ट है। पर वो शायद स्पीलबर्ग साहब की लाइन है, वो मतलब मैंने तो पढ़ी नहीं है, मैंने लोगों से सुना है कि आप करेक्ट लोगों के बीच में रहो ना तो भी सीख जाते हो। तो मेरी जो सिनेमा की एक्टिंग की एजुकेशन आई ना, वो ना कहीं करेक्ट लोगों से आई कि क्या नहीं करना है। जी। So, with your permission, I'm going to ask you in प्लीज़ English. सर, ये आप ये So, you told us about your memories of your early days in Bombay, which is the most unforgettable. Then, second, you also worked with industry veterans like Om Puri and Mithun Chakravarti on your debut film, Babar. So, was the plunge into acting, was it an emotional decision or was it a planned one? And I think your brother produced the film. नहीं सर, हमने मिलकर ही प्रोड्यूस की थी।
और इमोशनल डिसीजन और प्लान डिसीजन ये बहुत ही ब्लर लाइन होती है. सो आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई एम नॉट दैट फ्लुएंट. तो प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम गिविंग यू आंसर इन हिंदी. तो वो चीज़ें ना सर बहुत ही ब्लर लाइन होती है. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है कि आप शाहरुख खान को, आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं तो शाहरुख खान को देख के आया. पर यू डोंट नो, यू वांट टू एक्सप्रेस, यू वांट टू एक्सप्लोर. वो बहुत ही गट में है आपकी. ऊपर से आपको लगेगा कि यार बहुत इमोशनल डिसीजन है, हो सकता है बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन हो. मुझे डेस्टिनी, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे पर्पस डिसाइड हैं. मतलब मैं बहुत ही देसी बात में, मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक ऐसा ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि विंडो 98 है या विंडो 224 है या विंडो 86 है. हम अकॉर्डिंग टू दैट बिहेव करते हैं. देयर इज़ नो फ्री विल अकॉर्डिंग टू मी. तो ये मुझे लगता है. तो और जाके जो कि बात है ओमपुरी साहब के साथ काम करने का, तो वो तो एक लाजवाब एक्सपीरियंस था. मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के 2 महान एक्टर हैं, एक इरफान खान साहब और एक ओमपुरी साहब, और मुझे मौका मिला दोनों के साथ काम करने का. इरफान खान साहब की तो प्रेजेंस क्या होता है कि जो पारस होता है ना, वो चले गए करके मैं आज भी उनसे सीखता हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि एक उनका स्पर्श जो होता है ना वो काफ़ी होता है. तो वो है. और जहाँ तक आपने पूछा कि ऑकवर्ड मूवमेंट या जिस अनफॉरगेटेबल मेमोरी. मुझे याद है कि सीसीडी हुआ करता था, कैफ़े कॉफ़ी डे उस समय, और मेरी हिम्मत नहीं होती थी एक सीसीडी में जाके मैं कह दूँ कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता. आई नीड अ कप ऑफ कैपेचिनो, ये सही होगा आप, और बहुत ही शाय फील कर रहे हो. तो वो मेरे लिए बहुत टफ होता था कि किसी जगह जाके कहना. और एक बार मैं गलती से किसी टेड टॉक पे चला गया था, तो वहाँ वो बात कर रहे थे मंगल की, तो मुझे इतना ऐसा लग रहा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है यार. हमें फेसबुक बता रही है कि हम कौन होना चाहिए, हमें इंस्टाग्राम बता रहे हैं कि हमें कैसे दिखना चाहिए. इतना वो है ना कि हमारे ऊपर कि हमें इतना बेचा जा रहा है, तो हमें पता ही नहीं. इतनी नॉलेज है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, और ये मान लिया गया है कि जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो ज़्यादा समझदार है, जबकि रॉन्ग है. तो मैं तो मेरी जर्नी से ये फील करता हूँ. मुझे तो मेरी लाइफ ने सिखाया. जैसे मैंने एक डेकेड मैंने आपको बताया कि रोज़ाना उठ के एक सवाल होता था कि बॉम्बे छोड़ दूँ क्या, क्योंकि मेरी कोई फर्स्ट जॉब नहीं थी बॉम्बे. मेरा कोई ब्रेड एंड बटर नहीं आता था. मेरे बच्चे स्कूल में बॉम्बे के कारण नहीं जाते थे. मेरा सिर्फ और सिर्फ पैशन था, और मुझे लग रहा था कि मेरे पैशन के कारण मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मेरी वाइफ सफ़र कर रही है, मैं सफ़र कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि मैं यहाँ, मतलब मैं गंगानगर जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं राजा हूँ, यहाँ लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ. तो दैट डिफरेंस ना, एक डेकेड चला गया मेरा इस क्वेश्चन में कि मैं छोड़ दूँ क्या. मैं फॉर्चुनेट था कि मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा. मेरा एक दोस्त है आदेश, जिसने को डायरेक्ट किया तुम्बाड़, हम साथ में काम करते हैं, उसका बहुत मुझे सपोर्ट रहा. उसने मुझे एक बात समझाई कि यार डर के मत छोड़ना. डर के छोड़ोगे ना बॉम्बे को कि तुम यहाँ फिट इन नहीं हो पा रहे, डर रहे हो, हाथ पैर काँप रहे हैं, छोड़ोगे तो ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे. छोड़ना तो मन से छोड़ना, कि जिस दिन ये डर निकल जाए उस दिन छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एक पूरा वो वैसा टाइम गया है सर. I think I can say this for everybody here कि the way you dealt with your insecurities and your, you know, the journey in Bombay, that's just incredible. And how you overcame all that, और आप जीते अपने insecurities के ऊपर, और उससे ज़्यादा to talk about it so openly and admit it, that is to me is incredible, is incredible. थैंक यू. मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि थेरेपिस्ट जो है हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, टैबू है, या जो भी उसका करेक्ट टर्म होता है. भाई थेरेपिस्ट इज़ लाइक अ वाइज फ्रेंड. आज के ज़माने में मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है तो भी मेरे पास टाइम नहीं है उससे बात करने का. एक तो प्रोफेशनल है कि आप पैसे दो भैया इतने और आपको 2 घंटे मिलेंगे. इट्स अ वाइज फ्रेंड. इट्स लाइक हम गली के डॉक्टर के पास जाते थे, बुखार था कि भैया टेस्ट कर दो और 2 गोली लिख दो. मतलब मुझे लगता है कि थेरेपिस्ट के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, जिसको थोड़ा सा भी अनईजीनेस फील हो रहा है, और नहीं भी हो रहा तो भी जाना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसी लैंडस्केप में रहते हैं आज की डेट में. तो वो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहा. एक जुड़ा हुआ सवाल है जी प्लीज़. बॉलीवुड में is this a very widespread problem of actors who have mental health issues but they do not seek therapy? नहीं, सब लेते हैं थेरेपी, बात नहीं करते हैं. मुझे लगता है एक तो इट्स वेरी कॉमन मुझे लगता है. एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट्स वेरी नॉर्मल कि टॉक टू अ थेरेपिस्ट. मैं एक लीलावती में एक डॉक्टर हैं, मैं मेरी वाइफ को दिखाने के लिए गया ना, तो फिजिशियन थे. तो उन्होंने कहा सोहम
हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम है। अमेरिका में तो हर आदमी हर हफ्ते में 10 दिन में जाके थेरेपिस्ट को एक बार बात करके आता है, हाय हेलो करके आता है, ठीक है क्या। वो खुद डॉक्टर थे और मेरे हिसाब से लाजवाब डॉक्टर है। डॉक्टर प्रकाश जिंदानी उनका नाम है, लाजवाब डॉक्टर है वो लीलावती के। वो कहते हैं हम भी बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पर साइकेट्रिस्ट है हफ्ते 10 दिन में कि सब ठीक चल रहा है क्या। जो डॉक्टर है वो कह रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मान लिया कि हमने कह दिया कि थेरेपिस्ट के जा रहा है तो मतलब पागल है। अरे भाई पागल नहीं है, वो एक समझदार दोस्त के पास जा रहा है, ज़िंदगी को ठीक करेगा, ठीक से जिएगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपको एक क्वेश्चन था ना कि बॉम्बे को ये जो ऐसे किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ना लैंडस्केप ऐसा है कि आप मतलब हिंदुस्तान में बॉम्बे कैसा शहर है जो ऐसे है, वर्टिकल है, तो एक अजीब सा आइसोलेशन अपने आप क्रिएट हो जाता है। पर एट द सेम टाइम बॉम्बे बहुत ही मेडिटेटिव शहर है, बहुत ही इवॉल्व करता है बॉम्बे आपको। मतलब मैं गंगानगर का लड़का हूँ सर, इतनी बात, मतलब आप लोग, मैं बीकॉम किया हूँ सर, बीकॉम पर मैंने अच्छे नंबरों से किया था। मैं मेरी दुकान पे जाता था और आकर 1.5 महीने पढ़ता था। पर आप सब लोग महारथी हो एक तरह से, आप जर्नलिस्ट, एक पढ़े लिखे लोग हो सोसाइटी के। पर मेरी औकात भी है आपसे बात करने की तो सिर्फ इस कारण कि मैं बॉम्बे जैसे शहर में मैंने 10-15 साल बिताए हैं, तो एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत खुशी है जो मैंने स्ट्रगल किया, जो आपने कहा, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि यार ये स्ट्रगल नहीं होता तो क्या होता, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता आज बात करने का। तो यू डिजर्व इट। गिनती की 4 फिल्में देखी थी आपने इंग्लिश की व्हाइल ग्रोइंग अप। फिर आपकी जो सेकंड फिल्म है शिप ऑफ थीसियस है, बिल्कुल फिलोसॉफिकल, बिल्कुल नॉन बॉलीवुड फिल्म है और आपने प्रोड्यूस भी की। तुम्बाड बिल्कुल अलग फिल्म उस दौरान की। तो आपको लगता है कि आपकी जर्नी अपने आप अलग हो गई कमर्शियल सिनेमा से, आपके डिसीजन लेने से कि मैं इन फिल्मों को प्रोड्यूस करूँगा? क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ मैं कौन सी फिल्में देख के पला बड़ा हूँ। बच्चन साहब की जंजीर और दीवार मेरी फेवरेट फिल्म नहीं है, मेरी हम फेवरेट फिल्म है। अमिताभ बच्चन कहता है, रजनीकांत को कहता है अमिताभ बच्चन की ज़मीन पर चलने के लिए जैसे पैरों की ज़रूरत होती है कुमार, वैसे तुम्हारी बेटी को कोई ला सकता है तो टाइगर। अमिताभ बच्चन काला कपड़ा, काला लाल गमछा, बख्तावर। मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है। पर जैसे मैंने आपको कहा ना कि मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी का एक डिज़ाइन होता है। हम बहुत इंटेलिजेंट बन के बहुत डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल फिलोसोफर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो एक सिंपल बात जो मैंने मेरी ज़िंदगी से सीखी मैं उतनी बता रहा हूँ। मुझे लगता है हम बहुत छोटे हैं समझने के लिए कि लाइफ क्या है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया डेस्टिनी का प्लान था। मैं ये कह दूं कि अरे मैं तो सडनली चला गया, नहीं, मेरे अंदर भगवान ने या कोई जो भी पावर है उसने अंदर मेरे एक ऐसा कुछ फिट किया हुआ था कि मैं ऐसी फिल्में बना पाया। एक तो ये बात। दूसरा, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत छोटी उम्र में बहुत सक्सेस हासिल की है। तो मुझे लगता है कि कहीं का एक्सपीरियंस था लोगों को समझने का कि मैं शायद हीरा ना हूँ पर मैं जौहरी बहुत अच्छा था। मुझे लगता था यार ये लोग बड़े सही हैं, इनके साथ रहेंगे तो भवसागर से अपने भी पार हो जाएंगे। एक ये समझ थी। दूसरी, शिप ऑफ थीसिस बनाने की जो बात है ना, आप वैसे देखो तो बहुत ही फिलोसॉफिकल आइडिया है कि इट्स एन आइडिया अबाउट जस्टिस, ब्यूटी एंड आइडेंटिटी। व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ आइडेंटिटी। मेरे लिए ये आइडियाज़ नहीं थे। मैं बहुत ही देसी आदमी, गंगानगर से आया हुआ। मेरे लिए था कि छोटे से बजट की फिल्म अगर मैं बना लूँ और इसको देख के कोई ऑर्गन्स डोनेट कर दे तो कितने लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है। मेरे लिए वो आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट था शिप ऑफ थीसिस के कॉन्टेक्स्ट में। तो सेकंड, तुम्बाड़ के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये था कि ये तो बहुत ही इंडियन कहानी है, दादी माँ की कहानी है। तो इसमें आप देखो तो क्या कहानी है कि लालच बुरी बला है। ये आपने कभी नहीं सुना क्या? आप रोज़ाना सुनते हैं। क्या कहानी है कि एक राजा था, एक गुफा में एक राक्षस रहता था। राजा गुफा में जाता था, राक्षस को ट्रिक करके सोना लेके आता था। हमने बहुत सुनी है। तो मुझे वो बहुत ही सिंपल स्टोरी लगती है। वो अलग बात है कि उसकी लेयरिंग या उसका क्राफ्ट वो सब अव्वल दर्जे का था। वो मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों के साथ रहा मैं सीख गया। परंतु में मेरा ये मानना है बहुत स्ट्रांगली कि ना तो मेरे सक्सेस मेरे हैं, ना मेरे फेलियर मेरे हैं। जो मैं नहीं कर पाया वो भी मेरा नहीं है, जो मैंने किया वो भी मेरा नहीं है। ये सब प्लान्ड है। मैं डेस्टिनी में ज़्यादा मानता हूँ। शिप ऑफ थीसियस, अभी हमने इंग्लिश की बात की, उसका नाम थीसियस की नाव क्यों नहीं रखा? सर वो ग्रीक पैराडॉक्स है और मुझे तो बोलना भी नहीं आता। थीसिस होता है, अभी वो स्पेलिंग आप मुझे बोलोगे तो मैं गलत ही लिख दूंगा। पर वो एक ग्रीक पैराडॉक्स है कि एक जहाज़ था जिसके पुर्जे टाइम से बदल गए। तो क्वेश्चन है कि सेम जहाज़ है या बदल गए। तो वो ग्रीक पैराडॉक्स पे उन्होंने बनाई थी। तो कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज़ बनाते हो, हर आदमी के लिए अलग पर्सपेक्टिव है।
डायरेक्टर के लिए अलग हो सकता है, आप रिसीव कैसे कर रहे हो। तो आपने हम की बात की और शिप ऑफ थीसियस की बात की, मतलब बिल्कुल दो अलग अलग एंड्स हैं स्पेक्ट्रम के। शिप ऑफ थीसियस का जब आपकी फ़िल्म जब रिलीज़ हुई थी तो उसके नाम पे इतना डिबेट और डिस्कशन हुआ था, मुझे याद है। तो आपके हिसाब से सबसे अच्छी फ़िल्म क्या होती है, और क्या आप समझते हैं कि फिल्म्स शुड रिफ्लेक्ट what is happening in society? Should they mirror what is happening in society, or should it be escapist? So what in your opinion is a good film, and which is your favorite film? मुझे ना ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार लगता है, और मुझे लगता है कि हमारा ना प्रॉब्लम ये कि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मेरा फेवरेट जॉनर है कॉमेडी। जाने भी दो यारो मेरी फेवरेट फिल्म है। वो भाई कितने गड्ढे लाके यार, ओमपुरी साहब, ठीक है जी। अंदाज़ अपना अपना मेरी फेवरेट फिल्म है। हेरा फेरी मेरी फेवरेट फिल्म है। वेलकम मेरी फेवरेट फिल्म है। मुझे आप कॉमेडी कैसी भी दिखा दो मैं देख लूँगा, मेरा और कोई जॉनरा फेवरेट ही नहीं है। मुझे कॉमेडी देखते मैं इंजॉय करता हूँ, मेरे लिए इट्स अ गुड टाइम, मज़ा आता है मुझे। एट द सेम टाइम मुझे मौका मिला ढंग के लोगों के साथ रह के कुछ ऐसी फिल्में देखने का जो मेरे दिल के बहुत करीब है। देयर इज़ अ फिल्म कॉल्ड आमोर, इट्स अ फ्रेंच फिल्म। आमोर, यस यस, उसको ऑस्कर मिला था। फिल्म ये है कि एक बुड्ढा बुड्ढी है, बहुत प्यार है, पर वो औरत बीमार है, वो आदमी झेल नहीं पा रहा, वो उसको भी मार देता है, खुद भी मर जाता है। क्या डेफिनेशन है प्यार की। तो मुझे बहुत, मैं अभी भी बात करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कुछ आपको लगता है कि लाइफ लेसन आपको मिलते हैं। एक फिल्म है इरानियन, अ सेपरेशन, उसमें एक जगह है कि वो धक्का देता है मेड को। उसको वैसे पता होता है कि ये प्रेग्नेंट है, पर उस मौके पे नहीं पता होता। अब इस बात को आप कैसे, कानून में तो आप इस बात को नहीं कह सकते, आपको पता है, इधर आपको पता है या नहीं, पर वो जेन्युइन सिचुएशन है। अब मैं भूल गया, बहुत 10 साल पहले मैंने देखी, वो मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी। एक फिल्म आई थी अ डिसीजन टू लीव, बहुत स्लो फिल्म है, मेरे आसपास के दोस्त नहीं देख पाए जो वास्तव में देख, मुझे इतना मज़ा आया। इट्स अ लव स्टोरी। तो ऐसा मुझे लगता है कुछ अलग देखने को मिले, कुछ सीखने को मिले, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। पर कॉमेडी में देखता हूँ तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, वो गुड टाइम होता है। मुझे अगर मेरे बच्चों के साथ फिल्म देखनी है तो मैं क्रेव करता हूँ कॉमेडी फिल्म्स के लिए, है ही नहीं, सब देख डाली है मैंने। गोलमाल पुरानी देख डाली है, जितनी बासु चटर्जी की फिल्में सब देख डाली हैं। गोलमाल नहीं भी मैं सब देख लेता हूँ सर। आई डोंट माइंड। पर जैसे कि मैं अमेरिकन ह्यूमर से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मेरे लिए टफ होता है। भाषा मेरे लिए, अपना कल्चर मेरे लिए बहुत एक बैरियर है। जैसे ऐसी फिल्मों से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, पर जैसे कि हैंगओवर या बहुत कॉमेडी फिल्म से मैं वो जो अमेरिकन ह्यूमर है वो एक अलग है, हमारा एक ह्यूमर अलग है और एक कल्चर का कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैं आई डोंट माइंड वॉचिंग अ मलयालम फिल्म, वो मुझे लगता है कि हाँ मेरे जैसे हैं। मैं ब्रेक नहीं कर पाता, शायद मैं हिंदी मीडियम वाला आदमी हूँ, अंग्रेज़ी के जो आज के बच्चों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक जैसे मैं थिएटर में फिल्म देख ही नहीं पाता अंग्रेज़ी, मुझे लैपटॉप पे देखनी पड़ती है, मुझे एकदम समझ में नहीं आती। मुझे मतलब अगर फिल्म 2 घंटे की है तो मेरे आधा घंटा ज़्यादा लगेगा, मैं कहीं रोकूंगा, सबटाइटल पढ़ूंगा, तो ये होता है सब। पर शायद मुझे बहुत मज़ा आता है कि ये रेंज होती है कि एक आदमी कह रहा है कि जैसे आपने कहा ना हम और शिप ऑफ थीसिस, तो वैसे एक आदमी कहे कि यार वेलकम और आमोर, तो भगवान ने बड़ी कृपा की है। आपको लगता है कि प्रोड्यूसर्स अपने आप को अब सेल्फ सेंसर कर रहे हैं क्योंकि द वे द सोसाइटी हैज़ चेंज्ड एंड द डिस्कोर्स हैज़ चेंज्ड, हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं वो भी उसके ऊपर भी इतना डिबेट हो जाता है सोशल मीडिया में। तो अभी जावेद अख्तर साहब ने किसी इंटरव्यू में कहा कि शोले का एक सीन है जहाँ धर्मेंद्र शिव जी की मूर्ति के पीछे बैठकर वो हेमा मालिनी से बात कर रहे हैं और हेमा मालिनी सोच रही है कि शिव जी उनसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज के दौर में ये फिल्म ये वाला सीन बन ही नहीं सकता क्योंकि इतना उस पर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई प्रोड्यूसर वैसा बनाना चाहेगा ही नहीं। आपका क्या कहना है? सर ये कहना है मेरा कि मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ। पहले आज क्या है, 20 साल पहले आम आदमी के पास बात करने का जरिया ही नहीं था, आप ही भगवान होते थे, आपने जो लिख दिया सब सही है। अब हर आदमी के पास ये है और इसके अंदर उसके पास पावर है। अब जब किसी के पास पावर आती है तो कुछ यूज़ होता है, कुछ मिसयूज़ भी होता है। तो बस मेरा इतना ही कहना है सर इस पर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
आजकल जो इंडस्ट्री में एक चर्न जैसा दिख रहा है कि जो ट्रेडिशनल बड़ी बजट फिल्में थी या बहुत मेगा स्टार्स वाली फिल्में थी, उनको अक्सर वैसी ऑडियंस नहीं मिलती। अभी इसी साल ऐसी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। आपको लगता है ये ट्रेंड है कि हम बिना मतलब कि वी आर सीइंग टू मच इनटू इट? ये आपको क्या लगता है वैसे कि अच्छी फिल्में बने या नहीं बने हैं? नहीं, अच्छी फिल्में बनी भी हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि उनमें बड़े स्टार हों या बड़े बजट तो वही मुझे लगता है कि ना ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है। एक मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात लगती है कि हर 10 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है, मुझे लगता है। तो आज हमारी लैंडस्केप इंडिया की इतनी, मतलब मैं गंगानगर से हूँ, जब हम थे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल 1 हुआ करता था, अब 8 हैं। तो आज की डेट में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहा है वो इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको कल्चर का एक्सेस है, उसको अंग्रेज़ी गानों का पता है, उसे अंग्रेज़ी फिल्मों का पता है, उसे नेटफ्लिक्स का पता है। तो कंटेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी उनको आप ढंग का कंटेंट आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि स्टार सिस्टम तो ख़त्म हो ही रहा है। मतलब मुझे भी ये लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि शाहरुख खान, सलमान खान लास्ट सुपरस्टार्स हैं। तो उसके बाद ये लैंडस्केप बहुत बदल गई है। मतलब कोई OTT वाला आ गया है कि जैसे जयदीप बहुत अच्छा काम कर रहा है OTT पे, तो नए नए स्टार्स, नए इतने इन्फ्लुएंसर स्टार्स हो गए हैं, आप देखिए। तो लैंडस्केप चेंज हो गया और मुझे लगता है कि कंटेंट वाली फिल्में बननी चाहिए। हमारी ऑडियंस जो है अच्छा डिज़र्व करती है, कुछ बेटर फिल्म्स डिज़र्व करती है, आई गेस। आपने जैसे अभी कहा, तो जो बड़े स्टार्स हैं, बिग स्टार्स, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ, वो लोग बहुत कम मूवीज़ करते हैं, 1 या 2 मूवी इन ईयर। जबकि स्टार कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वो दे आर फ्लडेड OTT में, उनका बहुत काम है। तो आपको क्या लगता है, उनका ये समय उनका आ गया है और बड़े स्टार्स फेड हो रहे हैं? नहीं सर, हर चीज़ मतलब कोएग्जिस्ट कर सकती है। ये ज़रूरत नहीं है कि हम हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखें कि जब OTT आया था तो कहा था कि OTT खा जाएगा फिल्मों को, ऐसा भी नहीं है। तो ये कोएग्जिस्ट कर सकती है कि स्टार्स अपनी जगह, उनकी फ़ैन फॉलोइंग अपनी जगह, उनका करिश्मा अपनी जगह, उनका चार्म अपनी जगह। शाहरुख खान का जैसा चार्म किसी का हो नहीं सकता। मतलब मुझे जेन्युइनली लगता है अगर किसी आदमी के अंदर 5% शाहरुख खान नहीं है तो उसे जीने का हक नहीं है। तो मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि वो इतने चार्मिंग हैं। मतलब शाहरुख खान, मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ और वो आता है कि आप कौन हो। एक बार्ड ऑफ ब्लड करके मैंने एक सीरीज़ की थी, मेरा एक छोटा सा कैमियो का रोल था। तो वहाँ एक स्क्रीनिंग थी टाउन में, तो मैं गया हुआ था, शाहरुख खान साहब आए हुए थे, मैं मेरी वाइफ थे। तो मेरी वाइफ आगे थी, शाहरुख साहब पीछे थे, मैं और पीछे था। तो एक लड़का ऐसे फट से क्रॉस करके गया, तो शाहरुख खान साहब के हाथ ऐसे चले गए मेरी वाइफ के आगे। उनको ज़रूरत नहीं है, पर उनका अंदर का ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। मेरी वाइफ कभी भूलती नहीं है वो बात, मैं कभी भूलता नहीं हूँ बात। तो मुझे लगता है कि वो आपने, ईश्वर ने नवाजा है आपको यार, आप हो सुपरस्टार, आप हो, तो वो अपनी जगह हैं, OTT वाले अपनी जगह हैं, तो ये सब कोएग्जिस्ट कर सकते हैं सर। सो हम एज ए प्रोड्यूसर जब होते हुए आपको इंडस्ट्री का चैलेंज समझने में उसका क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, स्पेशली जब एक अनकन्वेंशनल स्टोरी जब आप बनाते हैं, तुम्बाद या शिप ऑफ थीसिस, ऑल्दो उसको आपने बड़े सहज लहजे में समझा दिया कि अनकन्वेंशनल नहीं था, बहुत सिंपल सी स्टोरीज थी। हाँ, मुझे लगता है बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी वो, और मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रोड्यूसर्स, बाकी प्रोड्यूसर्स कैसे क्यों नहीं बैक करते इन सब्जेक्ट्स को? सर वो मतलब शाहरुख खान तो एक ही बनाया ना भगवान ने, ऐसे सोहम शाह भी सर एक ही बनाया भगवान ने। बस ये यही कारण है, क्योंकि वो मतलब वो बहुत ही है ना कि यार किसी की जर्नी, सबकी जर्नी बहुत यूनिक है कि मुझे कितना धूप मिला है, कितनी ठंड मिली है, कौन से टेम्परेचर में मैं पला बड़ा हूँ। मेरी जर्नी को कोई कैसे मैच कर सकता है? मेरा बेटा भी नहीं कर सकता। वो अमीर बाप के घर पैदा हुआ है, उसके पास वो प्रिविलेज ही नहीं है, उसके पास लाइफ ने उसको वो मौका ही नहीं दिया। मुझे मेरी जर्नी बहुत अच्छी लगती है। मुझे कोई पूछे कि तो दोबारा, एक टाइम था जब मैं अपने आप से नफरत करता था, मुझे लगता था यार मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, इसके जैसा क्यों नहीं हूँ। रोज़ाना कंप्लेन किया करता था कि भगवान ये क्या किया। मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं तो यही बनना चाहूँगा। ये जो जर्नी है कि आप गंगानगर से चल के आते हो, इसलिए आप कॉमेडी फिल्म्स पसंद करते हो, इसलिए आप हम के भी फ़ैन हो, और आप बॉम्बे, हम लोग फ़ायदे में हैं सर, आप समझ रहे हो। जो बैंड्रा मेरे बेटे को जुहू में रहता है, उसको लाइव समझने के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा, उसको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ फिल्में देखनी पड़ेंगी, ज़ोर लगाना पड़ेगा उसको। हमको तो लाइफ ने ऐसे मस्ती में सिखा दिया कि हमने वहाँ देखी, हम यहाँ आकर देख रहे हैं हम, और हो गया हमारा तो कोर्स पूरा सर। और क्या चाहिए लाइफ में, बताइए। आपको आइडिया था जब बना रहे थे कि फिल्म्स क्रिटिक्स इतना पसंद करेगी, ये अवार्ड्स वगैरह लेंगी दोनों फिल्म तुम्बाद? 100% सर। और मैं तो नाइव था जब शिप ऑफ थीसिस में बना रहा था। मतलब उसका ऑस्कर का कुछ सेटअप होता है, हालांकि मुझे कोई ऐसा ऑस्कर का बिल्कुल फैसिनेशन नहीं है, आज की डेट में ज़ीरो है।
उसमें मुझे कोई पूछता तो मैं कह रहा मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा हूँ यार जो ऑस्कर के लिए जाएगी। नाइविटी में ना कई बार बहुत कुछ छिपा होता है, तो आप मैं इसलिए बैक कर पाया कि मेरा बहुत रश था शिप ऑफ थीसिस के लिए और तुम्बाड़ के लिए भी। तुम्बाड़ में 7 साल दे पाया मेरी ज़िंदगी के, मैंने बहुत प्रॉपर्टी बेची है, बहुत कुछ किया है। पर जब लोग मुझे पूछते हैं ना कि यार यू डोंट नो, एक आदमी ने मुझे स्क्रीन में कहा था कि यू डोंट नो द पोटेंशियल ऑफ दिस फिल्म। मैंने कहा भाई मैंने बनाई है, मुझे पता है, बहुत मर खप के बनाई है, मुझे लगता है कि मैंने बनाया है कुछ। मैं रहूँ ना रहूँ, तुम्बाड़ रहेगी सर। इट्स लाइक फाइन वाइन कि हम 6 साल बाद बात कर रहे हैं, 10 साल बाद इससे ज़्यादा बात होगी इसकी। जो लेयरिंग की बात करते हैं कि कितनी लेयरिंग है, कैसे बनाई गई है, उसकी आज से ज़्यादा बात होगी। मैं रियल एस्टेट से हूँ सर, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट तुम्बाड़। सर इसीलिए आप तुम्बाड़ को वापस फिर से रिलीज़ कर रहे हैं थिएटर में? आपको लगता है कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया, कि इट विल बी मोर एक्सेप्टेड नाउ? सर मुझे लगता है कि एक तो ये फिल्म जो है ना, आप अगर आज की डेट में सोशल मीडिया पे कहीं जाके पढ़ोगे ना कुछ, तो इसको लोगों ने इवेंट फिल्म बना दी है, इसको एक फेस्टिवल बना दिया। लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि यार मैं तो बहुत लकी था, मैंने तो सिनेमा में देख ली थी। एक आदमी बात कर रहा है कि यार मैंने OTT पे देखी, आई रिग्रेट कि मैंने सिनेमा में क्यों नहीं देखी, अब मैं देखूंगा। आपने कौन सी फिल्म के लिए ऐसी बात सुनी है? मतलब लोगों ने ये समझ लिया है कि यार ये फिल्म OTT पे देखी भले ही है, पर OTT पे देखने लायक फिल्म नहीं है, ये सिनेमा में देखने लायक फिल्म है। उसका कारण है कि वो फिल्म बनाई वैसे गई है कि उसका VFX, उसका बैकग्राउंड, उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही देसी सी भाषा में। कि हमने कल बॉम्बे में एक स्क्रीनिंग की थी, तो मेरे कुछ रिलेटिव आए हुए थे, उन्होंने कहा कि यार मैंने 2-3 बार देखी OTT में फिल्म, इस बार तो कुछ अलग लग रही थी। सच बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम 16 आने, सच बता रहा हूँ, कल रात की बात है। तो मुझे लगता है कि वो हमने जो बनाया है वो लोगों तक अभी पहुंचा नहीं है करेक्टली। एक फॉर्म होती है ना, एक मीडियम होता है कि आपने एक वीडियो क्लिप बनाई है और मैं उसकी ऑडियो सुन लूँ, इट्स लाइक दैट, एक कारण। दूसरा सर, मैं कहीं भी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कुछ भी लिखता हूँ ना, मुझे 2 ही कमेंट आते हैं, तुम्बाड़ 2 कब बना रहे हो और तुम्बाड़ रिलीज़ क्यों नहीं कर देते। तो लोगों के अंदर एक चाह है, लोगों ने जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, तो मैं उनको दोबारा देखने का मौका दूँ सर। सोहम, आपने अभी यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। प्रीवियस हमारे इंटरव्यू में PTI से भी आपने कहा था कि जब आप एंटर कर रहे थे इंडस्ट्री, आपका सपना था कि मैं शाहरुख खान बनूंगा। जी जी। वो ड्रीम आज भी है? नहीं, वो अब नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। वो मतलब मैंने आपको बताया ना, बस मेरी लाइफ की जर्नी ये रही है। आपको समझ में आता है कि यार शाहरुख खान एक ही बनाया था भगवान ने, आपको कुछ और बनाया है, पर वो भी बहुत मज़ेदार है। शाहरुख खान भी बहुत मज़ेदार है। एक कुछ तो एक टर्म होता है, मैं नाम भूल गया, मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है, कि हर चीज़ में खुशी देखो यार, आप कितने खूबसूरत हो, एक ऐसा कुछ टर्म होता है। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। मे बी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ एक सिंपल वर्ड है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है ना कि वो हैं खूबसूरत, वो हैं चार्मिंग वास्तव में, पर मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, पर मैं भी बहुत मज़ेदार हूँ। तो अभी मुझे कोई वो गिला शिकवा नहीं कि मैं शाहरुख खान क्यों नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ शाहरुख खान, मैं बनना भी नहीं चाहूँगा अभी। उनको कितना प्रेशर होता होगा, उनको मन्नत पे आके हाथ हिलाना पड़ता है भाई, अपने को चाहिए ही नहीं दोस्त। अपनी फिल्म 20 करोड़ कर ले बहुत है, फिल्म दूसरी बनाने को मिले बहुत है। कुछ एक उनकी फेवरेट फिल्म्स जो आपको लगती हो? DDLJ, मतलब DDLJ से हमारा तो मतलब सब कुछ। मैंने जो सीखा है ना, आपको मैं बहुत सच बात बताता हूँ कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये मतलब 3 गुरु रहे हैं मेरे, ब्रह्मा विष्णु महेश रहे हैं। शाहरुख खान से एक वो जो होता है ना चार्म, या एक अटेंशन कि कैसा होना चाहिए आदमी। हमारे घर ना 2 कपड़े जोड़े मिला करते थे। ग्रीन कलर की पैंट होती थी जो दर्जी स्टिच करते हैं, तो एक शर्ट होता था ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर की पैंट होती थी, ब्लू कलर का शर्ट होता था। मैं कॉलेज में था तो मेरा भाई जयपुर गया था, तो उन्होंने उसको कहा था कि डेनिम लेके आना। मैंने सलमान खान को देखा था कि डेनिम, सलमान खान ब्लू डेनिम, ये सब चीज़ें, जो मेरी पहली डेनिम मैंने खरीदी थी वो सलमान खान को देख के खरीदी थी। शाहरुख खान का मैं बता ही चुका हूँ। और आमिर खान मेरे लिए ऐसे रहे हैं कि वो मेरे द्रोणाचार्य रहे हैं। मतलब मैंने जो तुम्बाड़ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 6-7 साल एक प्रोजेक्ट के साथ रह पाना, क्योंकि डीप डाउन मेरी फ़िलॉसफी ना, उनको फॉलो करता हूँ मैं, आमिर खान को। उनकी फ़िलॉसफी ये है कि एक चीज़ बनाओ, अच्छे से बनाओ। मुझे नहीं लगता वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी कुछ मतलब क्रिसमस चली जाएगी तो चली जाएगी, वो फिल्म और 3 महीने बाद रिलीज़ कर देंगे। ऐसा नहीं कि जब तक उनको नहीं लगेगा कि फिल्म तैयार है तब तक निकालेंगे नहीं। तो वो जो एक समझ होती है कि यार, तो मैं उनकी वो बहुत फ़िलॉसफी फॉलो करता हूँ।
मेरे लिए वो द्रोणाचार्य रहे हैं, तो मैं वहाँ से सीखा हूँ इन सब लोगों से। तो आप उनके एकलव्य हैं कि उन्होंने कभी आपको फिजिकली कभी नहीं, कुछ सिखाया ही नहीं सर, सिखाया नहीं, आप दूर से उनसे सीख रहे हैं। और ये ऐसा ही होता है सर, मुझे लगता है लाइफ में दूर से सीखता है आदमी, अगर सीखने की चाहत हो तो दूर से सीखता है। मेरा कहाँ आमिर खान, ये तो बाद में मुझे चलो मौका मिला शिप ऑफ थीसिस के कारण उनसे मिलने के लिए, पर और ये ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ऐसा कोई राइटिंग करके लेसन लिख के सीख रहे हो कि जैसे वो जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, और मैं वैसे कुछ नहीं, आप नॉर्मली आप सीख रहे हो कि हाँ यार ये अच्छा है, ये अच्छा है। और ये नहीं कि मैंने सिर्फ फिल्मों में अप्लाई किया, मेरा जो बिज़नेस है मैंने उसमें भी ये अप्लाई किया। आमिर खान की जो फिलॉसफी है कि एक बनाओ, अच्छे से बनाओ, सक्सेस बाय प्रोडक्ट है, मैं स्ट्रांगली मानता हूँ इस बात में। और मतलब इतनी सिंपल फिलॉसफी आमिर खान ने ऐसे टेबल पे रखी हुई है, पता नहीं लोग उठा के लेते क्यों नहीं है। आपने शाहरुख खान की बात की, वो चार्मिंग है, ही इज़ वर्कड हार्ड, ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल, लेकिन वो खुद कहते हैं कि वो ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर, वो हैम है। ही हैज़ सेड इट इन अ कपल ऑफ इंटरव्यूज़। डू यू थिंक ही इज़ अ गुड एक्टर? सर मतलब एक्टिंग तो एक कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाह नहीं, रहा वो बात ही नहीं सर, मतलब जो आपको सर मंत्र मुग्ध कर दे, फिर उसके बाद आपका जब दिमाग के सुनना हो गया तो आप क्या सोचोगे, क्या फ़र्क पड़ता है? एक्टर हो या वो ना कहते हो। होंगे हमको तो बहुत खूबसूरत एक्टर लगते हो। कौन कर सकता है कि सैनिटा मैं नहीं हूँ, कौन कर सकता है सर? ये मतलब कितना इम्प्रोवाइज किया होगा। आज मतलब ये क्वेश्चन हुआ करता था कि कैसे किया होगा। मुझे नहीं लगता कोई राइटर ऐसी स्क्रिप्ट लिख सकता है। वो कैरेक्टर तो उन्होंने बिल्ड किया होगा ना, कि वो काजोल जाती है, कपड़ा उनके हाथ में रह जाता है और मुंह में से दबा के, तो वो एक है सर। बिल्कुल कितने मेहनती हैं सर, मतलब लेजेंड्स हैं ये लोग। मैं जब इरफान साहब के साथ काम कर रहा था तलवार पे, तो इरफान साहब मुझे बताते थे कि यार सोहम बच्चन साहब इतने मेहनती हैं कि आज 18 साल का लड़का आ जाए ना तो देख के शर्मा जाए उनकी मेहनत। तो ये जो लेजेंड्स बने हैं इनकी मेहनत है। शाहरुख खान साहब कितना मेहनत करते हैं सर। जब आप गंगानगर से बॉम्बे आए तो आपको फिट इन होना में बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, एंड वन ऑफ द रीजंस वाज कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। बट आजकल एक डिबेट भी है कि एक इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की जो फिल्म इंडस्ट्री में चल रही है। सो एक फिल्म फैमिली से नहीं आने से उसका कोई उसने किसी तरह से आपकी जर्नी को इफ़ेक्ट किया कि आप एक फ़िल्म फैमिली से नहीं आते? सर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। और ये जो डिबेट चल रही है ये बहुत छोटी डिबेट है, मुझे हंसी आ जाती है इस बात पे। आप समझिए कि इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। मैं श्री गंगानगर का आदमी चालू कर रहा हूँ 12वें लैब से। मुझे 12 लैब करना है, तो मैं बेसिक पे मतलब जहाँ से पॉइंट कोई आदमी शुरू कर रहा होगा मुझे पहुँच करने के लिए 12 लैब पूरे करने पड़ेंगे, जिसमें 7, 8, 10 साल लग जाएंगे। एक आदमी जो जयपुर से, एक आदमी जयपुर में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, ये एक तरह के आउटसाइडर है। आउटसाइडर में कई मतलब ABC वेराइटीज़ हैं मेरे हिसाब से। फिर एक आदमी है जो बॉम्बे का आउटसाइडर है, जो है बॉम्बे का। अब उसको क्या बेनिफिट है जी, उसकी माँ वहाँ, उसका फादर वहाँ, उसके दोस्त वहाँ, उसका इमोशनली सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ। हमारा नहीं है भाई, हमको तो हर जगह स्ट्रगल करना है। उनको थोड़ा बहुत पता है कि PR क्या होता है, थोड़ा बहुत पता है कि सोशल मीडिया क्या होता है, मेकअप क्या होता है, हेयर क्या होता है, बात कैसे करते हैं। तो ये आउटसाइडर की लेयर्स है। हम जैसे लोगों को 12वें लैब से चालू करना पड़ता है, जयपुर जैसे शहर वालों को 8वें लैब से चालू करना पड़ता है। जो बॉम्बे का आदमी पर इंडस्ट्री से नहीं, उसको 3रे लैब से चालू करना पड़ता है। और जो इंडस्ट्री से है वो तो पहले पायदान पे ही बैठा है, उसके लिए सब चीज़ें प्लान की जा रही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा है बुरा है, मैं इसमें बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि कल को मेरा बेटा होगा तो उसको बहुत ईजिली एक्सेस है ना चीज़ों का। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। जो भी मेरा काम होगा मेरे बच्चे उसको संभालेंगे। पर मैं मेरे स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ। मेरे को लगा भाई, मैं 12वें लैब से मैंने शुरू किया, पता ही नहीं होता था कि बाल बनते कैसे हैं। अच्छा, इनको हेयर स्टाइलिस्ट ऐसा बनाता है, मेकअप क्या होता है, PR क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है, कपड़े कैसे पहनते हैं। तो ये सब चीज़ों का एक आउटसाइडर का एक है, पर मतलब अनफॉर्चुनेट है, वो लाइफ है, दिस इज़ लाइफ। पर सीखने को भी बहुत है। मतलब ये भी एक पॉइंट है कि उनको वो एक्सेस नहीं है जो हमको ज़िंदगी ने मौका दिया। आपको मालूम है मलयालम मूवीज़ में आजकल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है हेमा कमेटी रिपोर्ट को लेकर, एंड आपको लगता है कि दैट विल हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन द बॉलीवुड एंड सेकेंडली डू यू थिंक कि जो मी टू 2018 था उसने एक्चुअल में कुछ चेंज किया था जो पूरा कंट्रोवर्सी है, और डू यू थिंक दिस इज़ देयर, द प्रॉब्लम इज़ देयर इन बॉलीवुड? देखिए क्या है कि प्रॉब्लम ये सब चीज़ों की मुझे लगता है रही होती है, ऐसा नहीं है। और कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, कोई भी कॉन्वर्जेशन होती है, उससे मुझे लगता है कि सोसाइटी में बदलाव तो आता है। कई बार हम चाहते हैं कि
सोसाइटी फट से बदल जाए, नहीं बदलती, इट टेक्स टाइम। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2018 में जो एक इशू हुआ था उसके बाद बहुत फ़र्क हुआ है कि आदमी को मतलब समझ में आया कि यार ये आप, हो सकता है किसी आदमी की इंटेंशन रॉन्ग नहीं हो तो भी आप एक तरह से बात नहीं कर सकते। एक सेटअप एजुकेशन नहीं है हमारे, जैसे मैं आपकी बात को 1 मिनट के लिए कहीं और लेके जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पेरेंटिंग कैसे होती है ना, इसका थोड़ा सा मुझे लगता है अभाव लगता है कि पेरेंटिंग, एक बच्चे को कैसी पेरेंटिंग देनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कई चीज़ें हैं जहाँ पर कॉन्वर्जेशन नहीं है तो आपको लाइंस नहीं पता है। 2018 की जो कंट्रोवर्सी हुई उससे ये हो गया कि यार लाइंस समझ में आई हर आदमी को कि सामने वाले को अपने हक समझ में आए, दूसरे लोगों को अपनी लाइन समझ में आई। तो मुझे लगता है कि वो सुधार हुआ है और जब जब बात होगी इट्स गुड, ये बातें होनी चाहिए। हमें कई बार लगता है कि ट्विटर पे बैठ के एक्टिविज़म हो रहा है, पर मुझे लगता है उसका भी फ़ायदा होता है। कई बार कॉन्वर्जेशन से फ़ायदा तो होता ही है। तो आपको लगता है जो मलयालम मूवी में अभी चल रहा है उसका बॉलीवुड पे एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? मुझे लगता है हर जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, हर कॉर्पोरेट में, हर चीज़ में एक कॉन्वर्जेशन में बात समझ में आती है। तो मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपकी इंटेंशन ख़राब नहीं हो तो भी आपको एडुकेट, कुछ हर चीज़ की हर आदमी को नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है। मुझे आज भी रेलवे में शायद टिकट लेके ट्रेन पे चढ़ना नहीं आता, पर इसका मतलब ये कोई कि मुझे फिल्म बनानी नहीं आती। मुझे फिल्म बनानी तो आती है। तो हर आदमी को, जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा था, मैं रील में देख रहा था कि रामानुज जी जो थे उनको बहुत इन्फॉर्मेशन थी, ये नहीं पता था कि ब्लैंकेट नीचे ही पड़ा है, वो सर्दी से मर गए थे शायद, ऐसा कुछ था। तो मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है, ये कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, इससे धीरे धीरे ही बदलाव आएगा, पर बदलाव आ रहा है। मैं बॉलीवुड से हूँ, मैं फील करता हूँ कि जब भी ये बात हुई है तो इसमें एक बदलाव आया है, 2 कदम उधर और चले हैं। ये हेमा कमेटी ने बहुत एक्सपोज किया है जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन होता है वो, लेकिन इट इज़ लिमिटेड टू द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। आपको लगता है कि दूसरे फिल्म इंडस्ट्री में भी ये एक्सप्लॉयटेशन होता है क्या? बॉलीवुड में होता है ऐसा? मुझे लगता है सर इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये नेपोटिज्म, ये सब बहुत ही मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट हर जगह की हैं, मतलब इन द सेंस कि हर जगह पे ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। नेपोटिज्म में तो क्या मतलब, एक आदमी की फैक्ट्री है तो वो किसी दूसरे को तो नहीं दे देगा, उसका बेटा ही संभालेगा। तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड को ऐसा टैग कर देना वो रॉन्ग है कि ये बीच में कैसी इमेज हो गई थी कि बॉलीवुड में तो सब ड्रग ही पीते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है सर। बॉलीवुड वाले भी अच्छा काम भी करते हैं, विचारक भी हैं वहाँ, फिलोसोफर भी है, बातें भी होती हैं। ये कि बॉलीवुड को आप ख़राब लाइट में दिखाओ इसका कोई मतलब नहीं है। ये मुझे लगता है कि हर जगह है, इसके हमें सुधार करने की, सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है इसके तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है। हाय, सो हम 2 छोटे सवाल। पहला कि आपने फिल्मों में भी काम किया, OTT वेब सीरीज़ में भी किया है, तो कुछ फिल्म मेकर्स हैं वो कहते हैं हिम्मत है तो बड़े पर्दे पे आइए। सही में इतना फ़र्क है बड़े पर्दे और छोटे पर्दे, जिसको छोटा पर्दा बुलाते हैं टेलीविज़न? दैट इज़ वन, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि OTT में सबसे ज़्यादा क्राइम सीरीज़ क्यों बन रही है और बहुत चल रही है, पर ये नहीं कि ख़राब है, उसमें एक्टिंग भी अच्छा है, स्टोरी लाइन भी अच्छा है। सो एज ए प्रोड्यूसर यू थिंक यू कैन वेंचर इनटू दैट स्पेस विद सम अदर जॉनर? ये 2 मेरे सवाल हैं आपसे। मैं आपको एक दूसरे सवाल इसी में सुनूं, ये OTT पे जितना भी कंटेंट आ रहा है ये क्या बिना गाली गलौज के नहीं चल सकता? नहीं सर, वो आपकी बात वैलिड है। मेरे फेवरेट सीरीज़ हैं पंचायत, गुल्लक, ये मेरी फैमिली, वेरी पारिवारिक, ये सारे शोज़ मैंने देखे हैं। और मैं सच बताता हूँ, मैं क्रेव करता हूँ कि मेरे को मज़ा आता है मेरे बच्चों के साथ देखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बहाने हम कुछ समय साथ में बिता लेते हैं। कि जैसे एक टाइम पे शोज़ आया करते थे, मालगुडी डेज़, मनोरंजन, बुनियाद। तो मैं तो आपके सवाल का जवाब मेरे पास है नहीं। मुझे आप ये थ्रिलर, क्राइम इतना जो कूल हुआ है, ये जो भी अमेरिका में कॉन्सेप्ट बिक रहा है वो यहाँ बिकता है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। मैं आपके बात से सहमत हूँ कि ऐसे जो थोड़े कॉमेडी और लाइट हार्टेड और ऐसे शोज़ बनने चाहिए। जहाँ तक बात रही मेरी बनाने की, तो मेरी कोई इच्छा नहीं है सीरीज़ बनाने की। मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो लगाव है, जो जुनून है, जो पैशन है, वो फ़िल्मों को लेके है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे OTT की मर्ज़ी पे नहीं रहना, कि अगर मैं एक सीरीज़ बनाऊँ तो मैं एक पायलट उनको भेजूँ, जो पहला ड्राफ्ट होता है, फिर वो ग्रीन लाइट करें, फिर वो बताएं कि क्या शूट करना है।
मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं मेरे दम पे बनाई हैं, मेरे लोगों को क्रिएटिव फ्रीडम दे के बनाई है, मेरे डायरेक्टर्स को, मैं उसमें बहुत मानता हूँ। तो इसलिए वो मीडियम मेरे लिए है नहीं। पर मैं आपकी बात से बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ कि कुछ और सीरीज़ बननी चाहिए और उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। इट्स अ बिजनेस डील, इट्स नॉट ओनली कि ये कि हम कोई फ़िलासफ़ी झाड़ रहे हैं। यार आप, ये तो बात है ना कि आप अपने परिवार के साथ देख के एक अच्छा सा शो, थोड़ा सा गुदगुदा दे, थोड़ा सा अम्यूज़ कर दे, एक ऐसा शो देखना चाहोगे ना यार। एक अच्छा टाइम, आदमी कैसे टाइम स्पेंड करेगा? वो अपने फ़ोन पे, मेरा बेटा, मैं मेरे फ़ोन पे हूँ, तो आप कैसे टाइम स्पेंड करोगे बच्चों के साथ, वाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करोगे? तो मुझे लगता है उस पर काम होना चाहिए। ऐसे शोज़ बहुत सक्सेसफुल होंगे, अगर हो जाएँ तो मुझे क्रेडिट दे देना। तुम्बाड़ के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप वापस लाना चाहेंगे? सर मैं ये नहीं, वापस तो कुछ नहीं लाना चाहूँगा सर। तुम्बाड़ ये मैंने बनाई, बहुत गिनती चुनती की फिल्में हैं। मैंने एक और फिल्म बनाई है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इट्स कॉल्ड क्रेज़ी। तो हम प्लान कर रहे हैं नवंबर में रिलीज़ करने का। वो भी बहुत अतरंगी फिल्म है, उसमें भी कुछ अलग देखने को मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। वो तुम्बाड़ जैसा नहीं है कि ग्रैंडियोर और वैसा नहीं है, पर उसका कुछ अलग है। तो वो फिल्म आएगी मेरी नवंबर में। दुनिया का सबसे बढ़िया बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है? एक्टर। वाई? सर 20-30 दिन आप प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, मतलब थोड़ा सा आप काम सीख लो, अगर आपके हाथ में पकड़ में आ जाए। 20-30 दिन आप तैयारी करो, 20-30 दिन आप 40 दिन शूट करके आओ। कोई आपका मेकअप कर रहा है, कोई आपका हेयर कर रहा है, कोई आपके लिए सुंदर कपड़े ला रहा है, आप जिम जा रहे हो, आपका काम है बॉडी का ख्याल रखना, आपका काम है स्किन का ख्याल रखना, आपका काम है इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालना, आपका काम है लाइफ को खोजना। मतलब इतना मज़ेदार है कि नए कैरेक्टर से नई साइकोलॉजी खोजते हो आप, कितनी ज़िंदगी जीते हो आप, आपके एज ए ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसेस बहुत एनरिच हो जाते हैं। तो ये एक चीज़। तो मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग से बढ़िया प्रोफेशन कुछ भी है इस धरती पे। आपको पैसे भी मिल रहे हैं सब करने के? पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं सर। फ़ोटो खिंचाते हैं लोग, आप बात बताओ। मतलब कौन, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास होंगे बहुत सारे पैसे, कौन फ़ोटो खिंचाता है आपके साथ? एक्टर के साथ, हमारे जैसे लोग साथ नहीं खिंचाते, पर खिंचाते हैं लोगों के साथ। So after your CCD experience in Bombay 20 years back, do you still order cappuccino? सर मैं चाय पीता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ कि सर मसाला चाय मिलेगी, मैं उस जगह जाता हूँ जहाँ इंडियन मसाला चाय होती है ना, दूध में ऐसा बनाते हैं, जबकि कहते हैं कि मिल्क जो है वो हार्मफुल है और वो जो मसाला चाय बहुत हार्मफुल है, वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ सर। तो मैं उसको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। स्वीडन में हम सर शूट कर रहे थे शिप ऑफ थीसिस के लिए। शिप ऑफ थीसिस में मेरा जो एक सेगमेंट है उसके अंदर हम स्वीडन जाते हैं। हम 4 लोग गए हुए थे, हमारा बजट नहीं होता था, सिर्फ 5 लाख रुपए हमने खर्चे थे, जिसमें हम रहे, शूट सब कुछ था। अब वहाँ इंडियन मसाला टी कैसे मिले सर, ये एक बड़ा चिंता का विषय था मेरे लिए। तो हम एक फ़्लैट हमने ऑक्यूपाई किया हुआ था एक लेडी का, तो उसके पास पतीले वतीले सब थे। तो हम जाते सुपरमार्केट में, वो जो होते हैं ना चाय की पत्ती के वो जो सैशे, वो लेके आते, उनको फाड़ते। एक मेरा दोस्त मिल गया था मुझे स्वीडन में, टेट्रा पैक में दूध लेके आते और बढ़िया इंडियन मसाला चाय बना के हम पीते सर। क्या बात है। तो कैपुचिनो की चाह खत्म होगी सर। अपने ये लाइफ की जर्नी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप कैपुचिनो वाले आदमी हो कि इंडियन मसाला चाय वाले आदमी हो। तो मेरी लाइफ की जर्नी यही है कि भैया अपने नहीं है कैपुचिनो वाले आदमी। अच्छा, ऑनेस्टली आप ये भी बता दीजिए कि एक्टर्स को पॉलिटिक्स में होना चाहिए क्या? सर इट्स अप टू यू। अगर आपको देश की फायदा होता है क्या? विल दे सर्व द सोसाइटी बाय बीइंग इन पॉलिटिक्स? आई डोंट नो सर, इट्स नॉट माय क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझे इंटरेस्ट बहुत आता है, पर मेरी जन्म कुंडली में लिखा नहीं हुआ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।